शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, क्योंकि ये गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जनवरी का महीना अब भी शुरू ही हुआ था, पर ऐसा लगता था मानो ठंड अपने चरम पर पहुंच गई हो। गांव के हर घर की छत पर सुबह को बर्फ जम जाता था। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज देवता तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये ठंड का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना होता था, पर गरीबों के लिए उन पर मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसे होता था। हे ऊपर वाले, ये कितनी ज्यादा ठंड कर दी है आपने। कुछ तो तरस खाओ हम गरीबों पे। देख रही हो लक्ष्मी, कितनी कड़ाके की ठंड है। इस बार घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा है। अजी सच कह रहे हो आप। इतनी ज्यादा ठंड तो पहले कभी नहीं देखी, पर इस साल तो ठंड कहर बरसा रही है। घर से बाहर जाओ तो ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई निकल जाती है और पूरा शरीर थरथराने लगता है। देखो तो जरा सुनीता, सूरज भी जैसे आंख में चोली खेल रहा है। पूरे दिन कोहरा छाया रहता है। हाँ, ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। इस बार आप काम पर कैसे जाओगे? अब तो आपको सुबह सुबह सेठ चपेटू राम की दुकान पर काम के लिए जाना होता है। हम तो फिर भी घर में रहकर आग सेक लेते हैं। अब क्या कर सकता हूँ सुनीता, काम तो करना ही पड़ेगा। चाहे कितनी भी ठंड हो, सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस काम से मतलब है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, देर हो गई तो मालिक गुस्सा करेंगे। भोला एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम किया करता था, जिससे उससे जो भी पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चल जाता था। वैसे तो शिवपुर गांव में हर साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, पर इस बार तो ठंड ने सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। पूरा गांव ठंड से परेशान था। पूरे दिन कोहरा छाया रहता था। धूप के तो दर्शन तक नहीं हो रही थी। गांव का चौपाल, जहां लोग बैठकर पूरा दिन बातें किया करते थे, आज वो बिल्कुल सुना वीरान पड़ा था। ठंड ने हर किसी को परेशान कर दिया था। आर्यन के पापा, आज तो घर में आटा भी बहुत कम बचा है। बस 5 रोटी ही बन पाई है, तो मैंने आपको दिन के खाने के लिए बांध दी है और 2 रोटी में से एक रोटी बच्चों को दे दूंगी। मेरा तो आज उपवास है। नहीं सुनीता, वो 2 रोटी भी बच्चों को खिला दो। मैं तो चाय पीकर ही काम चला लूंगा। वैसे भी दिन इतने छोटे होते हैं कि आजकल भूख ही कहाँ लगती है। शाम को राशन लेकर आऊंगा, तब रोटी बना लेना आराम से। सुनीता को भी पता था कि 1 कप चाय से पूरा दिन निकलना मुश्किल है, पर गरीबी के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। भोला काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। इस कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से भोला का शरीर ठंड से कपकपाने लगा था। उसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती और कुर्ता में उसे और भी ज्यादा ठंड लगती, पर वो मजबूर था। अपने हालातों के कारण इतनी ठंड में भी उसे काम पर तो जाना ही पड़ता था। शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी भोला अपने मालिक की दुकान पे सुबह 6 बजे तक टाइम से पहुंच जाता था। अरे भोला आ गया, ठंड में जरा जल्द आ जाया कर। सारे कस्टमर चाय का इंतजार करते हैं और तुम देर से आते हो, ऐसे नहीं चलेगा। सेठ जी, इतनी ठंड पड़ रही है मानो कि जान लेकर ही मानेगी। बर्फ जैसी ठंड है, इसीलिए थोड़ा देर हो जाती है। ठीक है, मुझे कहानी मत बताओ, जरा जल्द आया करो। जाओ जल्द से बर्तन धो डालो। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना भोला के लिए आसान नहीं था, पर वो कर भी क्या सकता था। कहते हैं ना, गरीबी और भूख सब करवा देती है। आज भोला को घर राशन भी लेकर जाना था, वरना उसका परिवार भूखा रह जाता। वो बर्तन धोकर चाय बना देता है। आग के पास खड़ा होकर कुछ राहत महसूस होती थी। उसे ठंड के वजह से भोला का भी मन किया कि 1 कप चाय वो भी पी ले। वो चाय पीने के लिए 1 कप लेता है। वैसे ही उसका मालिक चपेटू राम उसे देख लेता है और गुस्से में बोलता है, भोला, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा हूँ या चाय पीने के लिए? मैं खुद पूरे दिन में 1 चाय पीता हूँ, इस दुकान का मालिक होकर भी, और तू नौकर होकर चाय पिएगा। अब तक ना जाने कितनी चाय पी चुका होगा तू। आज तेरी दिहाड़ी से 2 कप चाय के पैसे काट लूंगा, तब पता चलेगा तुम्हें, और कल से मेरे यहाँ काम पर मत आना। नहीं मालिक, आज पहली बार चाय मैंने पिया है इस दुकान से। वो आजकल ठंड ज्यादा बढ़ने लगी है, मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, इसीलिए गलती हो गई। मालिक, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप मेरे पैसे मत काटिए, आज घर पे राशन तक नहीं है, बच्चे भूखे हैं मेरे मालिक। ये सब तुझे चाय पीने से पहले सोचना था। मैंने ठेका नहीं लिया है तेरे बच्चों के पेट भरने का। चल जा, अब काम कर, चुपचाप जाकर। बेचारा भोला पैसे कम मिलने की बात से परेशान था।
उसे क्या पता था कि वो एक कप चाय उसे इतनी महंगी पड़ेगी। शाम तक वो काम करता रहा और कम पैसे लेकर घर की तरफ चला गया। उसने कुछ पैसों से घर का राशन लिया और घर आ गया। भोला अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, अजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये राशन भी इतना कम ले आए हो? इससे तो बस एक हफ्ते ही काम चल पाएगा। भोला सुनीता को सारी बातें बता देता है। सुनीता, मैं बहुत मजबूर हूँ। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया आज, क्योंकि मैंने एक कप चाय पी लिया था और तो और मेरे पैसे भी काट लिया, इसीलिए राशन कम ले आया हूँ। हे भगवान, तूने यह ठंड क्यों बनाई है? हम गरीबों का गुजारा कैसे होगा? अब क्या होगा जी, ऐसे सर्दी में कैसे गुजारा होगा हमारा? तुम परेशान मत हो, मैंने थोड़ा पैसा बचा लिया। यह लो, और बच्चों के लिए गर्म कपड़ा ले लेना। अजी आप अपने पास ही रखो और अपने लिए गर्म कपड़े ले लेना। हालत तो देखो जरा अपनी, इतनी ठंड में सिर्फ ये धोती कुर्ता ही है आपके पास। आपको भी तो ठंड लगती होगी। बच्चों के पास अभी पुराने कपड़े हैं, उनसे काम चल जाएगा। और मैं तो ज्यादातर चूल्हे के पास ही रहती हूँ, मुझे घर में इतनी ठंड नहीं लगती। आप तो बाहर काम करते हो। भोला बाजार जाकर अपने लिए एक गर्म चादर खरीद कर ले आया। सुनीता जब खाना बनाती हैं, तब बच्चे उसके पास ही बैठे रहते थे और आग तापते थे। सुनीता, मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ शायद कोई काम मिल जाए। ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकता। अगर घर पर रहूँगा तो खाने के लिए मोहताज हो जाऊंगा। हाँ जी, ध्यान से जाइएगा और शाम को समय से घर वापस आ जाइएगा। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। भोला घर से बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर भोला उसकी परवाह किए बिना बस चला जा रहा था कि कहीं तो उसे काम मिल जाएगा। वह बाजार के एक दुकानदार के पास जाता है और काम मांगता है। भैया जी, क्या आपके पास कुछ काम मिल जाएगा क्या? कोई भी काम दे दो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं भाई, कुछ भी काम नहीं है तुम्हारे लिए अभी। वैसे ही सर्दी की वजह से काम ठप पड़ा है आजकल। भोला ने कई जगह काम ढूंढा, पर उसे कोई काम नहीं मिला। वो मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब क्या करूं? कोई काम नहीं मिल रहा। अब घर का गुजारा कैसे होगा? पैसे भी बहुत कम बचे हैं और राशन भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। भोला यह सब सोच ही रहा था कि तभी एक साधु बाबा उसके पास आते हैं। बेटा, क्या तुम मेरा थोड़ी सी मदद कर दोगे? मेरा कुटिया यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। वो ठंड बहुत ज्यादा है और हवा भी तेज चल रही है, इसलिए मैं अब और ये लकड़ियाँ ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पा रहा हूँ। मेरा लकड़ियाँ मेरे कुटिया तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है बाबा जी, चलिए मैं आपका सामान आपके कुटिया तक पहुँचा देता हूँ। भोला साधु बाबा की लकड़ियाँ का गट्ठर अपने सर पर उठाकर उनके साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद साधु महाराज की कुटिया तक पहुंचता है। लीजिए साधु महाराज, आपका कुटिया आ गया। क्या आप यहाँ अकेला रहते हैं? यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मैं इसी कुटिया में तपस्या करता हूँ। यहाँ बहुत ठंड लगता है, इसीलिए लकड़ी लाने गया था। बस एक मेरी गाय रानी मेरे साथ रहती है, पर अब मैं इसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाता हूँ। अच्छा बाबा, अब आप आग जलाकर आराम करें और कुटिया को गर्म रखें। ठंड बहुत ज्यादा है। मैं अब चलता हूँ, मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर भोला अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी साधु महाराज बोल पड़ते हैं, रुको बेटा, मेरी गाय रानी को भी अपने साथ ले जाओ। इसको अच्छा से देखभाल करोगे, इसकी सेवा करोगे तो ये तुमको बहुत ज्यादा दूध देगी। मैं तो इसका ध्यान ठंड के कारण रख नहीं पाता, इसे तुम ले जाओ। अब मना मत करना बेटा, एक साधु का आशीर्वाद समझ कर रख ले। अरे महाराज जी, अब आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं इस गाय माता को अपने साथ ले जा रहा हूँ और इनकी खूब सेवा पानी करूँगा। भोला गाय को लेकर घर की ओर चल देता है। अजी ये गाय कहाँ से लेकर आए हो? भोला सुनीता को सारी बातें बता देता है।
सुनीता, अब से ये हमारी गाय माता हैं और इनकी सेवा की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं गाय माता के लिए कुछ हरी घास लेकर आता हूँ। हो सकता है इन्हें रात में भूख लगेगी। तुम तब तक एक बाल्टी पानी पीला देना गाय माता को। भोला गाय के लिए चारा लाने जंगल जाता है। और घास लेकर आता है और गाय को दे देता है। चारा खाने के कुछ देर बाद गाय बहुत सारा दूध दे देती है। देखो सुनीता, हमारी गाय ने कितना सारा दूध दिया है। ये सच में कमाल की गाय है। इतना सारा दूध तो हम पी भी नहीं पाएंगे। लाइए, पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ, फिर पूरा परिवार आज साथ बैठकर गर्मा गर्म दूध पीकर ही सो जाएंगे, क्योंकि घर में ज्यादा राशन नहीं बचा है। फिर उस दिन भोला का पूरा परिवार गाय माता के दूध से अपना पेट भर लेते हैं और सब आराम से सो जाते हैं। अजी, हमारे पास इतना सारा दूध हो गया है, क्यों ना हम चाय का काम शुरू कर लें। सर्दी का मौसम है, आजकल अच्छा चलेगा चाय का काम। हाँ सुनीता, तुम बोल तो ठीक रही हो, पर बाकी का सामान उसका क्या? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अजी, आप कुछ पैसे मुखिया जी से उधार ले लो, काम चल जाने के बाद चुका देंगे। फिर भोला अगले दिन मुखिया के घर पैसे लेने जाता है। मुखिया बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। भोला उसके घर जाकर बोला, मुखिया जी, वो मुझे आपसे कुछ काम था। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अब से मैं चाय का काम शुरू करने जा रहा हूँ, उसी के लिए चाहिए थे। देखो भोला, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुमको बिना किसी चीज को गिरवी रखे पैसे दे दूंगा। फिर मुखिया भोला को पैसे दे देता है। भोला पैसे लेकर घर आ जाता है। और अगले दिन वो चाय का काम शुरू कर देता है। भोला इतनी अच्छी चाय बनाता है कि सब उसकी चाय के दीवाने हो जाते हैं। लगता था गाय माता के दूध से बनी चाय में कुछ जादू था। जो चाय पीता बस उसी चाय के गुण गाने लगता। इस तरह जो भी भोला की चाय पीता वो रोज उसकी दुकान पर आने लगा। अब भोला का चाय का काम बहुत तेजी से चलने लगा। उसकी दुकान पर चाय पीने वालों की लंबी लाइन लगने लगी। ये सब देखकर सेठ चपेटू राम को उससे जलन होने लगी। ये ससुरा तो बड़ा चालाक निकला। मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने खुद की दुकान खोल ली। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेठ चपेटू राम कुछ गुंडों को अपने पास बुलाता है और उनको भोला को परेशान करने के लिए पैसे देता है। ये ले लो पैसे और जाकर भोला को मजा चखा दो। उस भोला की इतनी हिम्मत कि मुझसे बराबरी करने की सोच रहा है। 2 कौड़ी का आदमी था और 2 कौड़ी का ही रहेगा। बड़ा आया सेठ बनने। गुंडे भोला की दुकान पर जाकर उसे धमकी देते हैं। फिर वो गुंडे भोला की दुकान की चाय पीने के लिए मांगते हैं। क्योंकि ठंड का मौसम था, भोला उन्हें चाय दे देता है। उसके बाद चाय पीकर वो भी उसकी चाय के दीवाने हो गए। गाय माता के दूध में ही कुछ जादू था। जो उस दूध की चाय पीता वो चाय के दीवाने हो जाते। वो गुंडे उसकी चाय की तारीफ करते हैं। अरे वाह भोला भाई, क्या चाय पिलाई है तुमने। अब कोई जरूरत नहीं है हफ्ता देने की, बस रोज 1 कप चाय पिला दिया करो। फिर वो गुंडे खुश होकर वापस सेठ चपेटू राम के पास जाते हैं और उल्टा चपेटू राम को पीटने लगते हैं। अरे भगवान, अरे मूर्खों, मुझे क्यों पीट रहे हो? मैंने तो तुम्हें भोला को डराने धमकाने के लिए पैसे दिए थे। छोड़ो मुझे। ये लो तुम्हारे पैसे सेठ। और आज के बाद अगर भोला भाई को परेशान करने का सोचा भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे सेठ? ऐसा बोलकर वो गुंडे सेठ को उसके पैसे वापस देकर वहाँ से चले जाते हैं और सेठ को उसके किए का फल मिल जाता है। भोला की दुकान अच्छी चलने लगती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सर्दियों का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव खानपुर में कुछ गरीब बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने एक जलती हुई आग के पास खड़े थे। उनके चेहरे ठंड से लाल हो गए थे। उसी गांव में रामू अपनी पत्नी गीता, बूढ़ी माँ और छोटे बेटे आर्यन के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। रामू को अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। वह अपने खेत में खेती करके अपने पूरे परिवार का गुजर बसर करता था।
माँ ये आग कब तक जलती रहेगी? लकड़ियाँ तो खत्म हो गई हैं। बेटा जितनी लकड़ियाँ थीं सब इस्तेमाल हो चुकी हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, सभी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। माँ मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं और मुझे बहुत जोर से ठंड लग रहा है। आजा मेरे पास बैठ, मेरी साड़ी में छिप जा। तेरे पापा अभी कुछ उपाय करते होंगे और तुम्हारी बूढ़ी दादी की भी ठंड से तबीयत खराब हो रही है। कुछ देर बाद रामू कुछ लकड़ियाँ लेकर घर आता है। गीता, यह लो कुछ लकड़ियाँ, इसे जल्द से जला दो और माँ को भी बुला दो और सभी लोग इसे जलाकर हाथ पैर सेक लो। बाहर बहुत ठंड है, सभी की हालत खराब है। धन्यवाद पिताजी, ये ठंड तो जैसे जान लेकर ही मानेगी। ऐसी बात नहीं है, मैं हूँ ना। इस ठंड से बचने के लिए कुछ न कुछ अच्छा करूँगा। तब तक तुम आग ताप लो। पिताजी यह ठंड तो अमीरों के लिए खुशियों का मौसम होता है, लेकिन ये ठंड गरीबों के लिए तो काल बन गई है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान चौपाल पर इकट्ठा हुए थे। ठंडी हवाएं उनके चेहरे पर चोट कर रही थी। वे आग ताप रहे थे। इस साल की ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोग तो कह रहे हैं कि अगले 2 दिन और भी ज्यादा मौसम खराब होंगे। लेकिन बाबूजी, सरकार ने जो कंबल देने का वादा किया था वो अभी तक किसी ने नहीं दिया। सरकार तो वादा हर साल करती है पर कभी नहीं निभाती। हमें खुद ही कुछ करना होगा। मेरे तो बच्चे भी भूख से बिलख रहे हैं। ठंड में काम पर जाना भी मुश्किल हो गया है। खेतों में सब बर्फ जम गया है। लगता है कोई बड़े शहर जाकर मदद मांगनी पड़ेगी। बेटा, शहर जाकर कुछ फायदा नहीं होगा। सुना है कि शहर के लोग बहुत निर्दयी होते हैं। यहाँ गांव में रहोगे तो हम एक दूसरे की मदद करके ठंड का मौसम को टाल सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। माँ क्या कल भी हमें ऐसे ही ठंड में रहना होगा? पता नहीं बेटा, शायद भगवान हमारी सुन ले। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। शाम तक इंतजार कर ले बेटा, शाम को तुम्हारे पापा कुछ खाने को लाएंगे। गीता इतना कहते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सब रामू सुन लेता है। रामू ठंड से कांपता हुआ पास के जंगल में लकड़ियां तलाशने निकलता है। ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थीं। मैं अपने परिवार को और दुखी नहीं देख सकता। पहले कुछ लकड़ियाँ लाऊंगा और उसके बाद कुछ खाने का इंतजाम करूंगा। कुछ ना तो कुछ लकड़ियाँ मिल ही जाएंगी। वह जंगल जाकर सूखी टहनियां इकट्ठा करता है। अचानक उसका पैर बर्फ में फिसल जाता है और वह गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर पास के लकड़हारा भोला उसकी मदद के लिए आता है। अरे रामू, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? क्या करूँ भाई, बहुत ठंड है, इसीलिए माँ के लिए लकड़ियाँ ले रहा था। हमारे पास कुछ नहीं बचा और कुछ खाने के लिए भी इंतजाम करना होगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। चल मेरे साथ, मैं कुछ लकड़ियाँ और कुछ खाने को दूंगा। ठंड में ऐसे अकेले मत आना, यहाँ बहुत ठंड है। भोला रामू को कुछ लकड़ियां और खाने को देता है। रामू सारा सामान लेकर वहां से घर आता है। पिताजी कुछ खाने को लाए हैं क्या? बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं भला तुम्हें भूखा रहने दूंगा क्या? ये लो और आपस में मिल बांट कर खा लो। फिर अगली सुबह रामू की बूढ़ी माँ की तबीयत ठंड से खराब हो जाती है। वह बहुत परेशान हो जाता है। वह तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से चलिए मेरे घर, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर रामू के घर तुरंत आता है। और उन्हें चेक करता है। रामू, इन्हें ठंड लग गई है और इनकी हालत बहुत गंभीर है। तो डॉक्टर साहब, आप माँ का इलाज कीजिए। देखो रामू, इन्हें तो अभी दवा दे रहा हूँ, मगर इनका इलाज लंबा चलेगा और पैसा भी बहुत लगेगा। डॉक्टर साहब, आप पैसे का चिंता मत कीजिए, मैं पैसा कहीं से न कहीं से इंतजाम करूंगा। बस आप माँ का इलाज कीजिए। डॉक्टर दवा देकर वहाँ से चला जाता है। अजी, माँ जी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हम लोग खाने के लिए मोहताज है, तो इलाज कैसे होगा? गीता, तुम सही कह रही हो, मगर मैं माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता। किसी तरह तो इलाज करवाना ही होगा। मेरे पास एक ही उपाय है, मैं अपना खेत को बेच दूंगा और माँ का इलाज करूंगा। आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन खेत बेचना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है। रामू अपनी माँ का इलाज के लिए खेत बेचने के लिए मजबूर हो जाता है।
बेटा तुम क्यों सारा खेत बेचकर मेरे दवा में लगा रहे हो? मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर तुम सारा खेत एक एक करके बेच दोगे तो तुम अनाज कैसे उगाओगे और खाओगे क्या? माँ, मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकता। खेत के अलावा मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं है। माँ, मैं आपकी दवा हर हाल में करूँगा, क्योंकि आपने मुझे बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके हमारा देखभाल किया है। खेत तो आज नहीं तो कल मैं मेहनत करके ले लूंगा, लेकिन आपको अगर खो दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अम्मा जी, आप ही तो हमारे जीने का सहारा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोगों का देखभाल कौन करेगा? कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। ठंड का मौसम और बढ़ जाता है। सभी लोग अपने अपने घर में रहने लगते हैं। इसी बीच ठंड के कारण रामू की माँ का देहांत हो जाता है। फिर मानो रामू की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। किसी तरह गांव की सहायता लेकर रामू अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। अब रामू की स्थिति पहले से भी और दयनीय हो गई थी। वह दोनों पति पत्नी अपना जीविका चलाने के लिए पास के ही गांव में एक सेठ जी के यहाँ काम करने लगते हैं। उससे जो कुछ भी मिलता वह दोनों पति पत्नी अपने बेटा आर्यन के साथ उसी में गुजर बसर करने लगते हैं। ठंड कुछ ज्यादा ही हो रही थी और तो और इस बार तापमान कुछ ज्यादा ही गिर गया था, जिसके कारण ठंड बहुत जोरों से अपनी कहर ढा रही थी। खानपुर के लोग बहुत कम ही अपने घरों से बाहर निकलते थे। लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान हो गए थे। सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं और हमारे लिए गर्म कपड़ा भी नहीं है। और आर्यन को तो देखो, उसके पास एक भी स्वेटर नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। हमें जल्द कुछ करना होगा। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, जिसके कारण सेठ जी के यहाँ काम करने में मुझे बहुत दिक्कत आती है और हाथ पैर भी सुन्ना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता। चलो, आज सेठ जी के यहाँ काम पर जाने का समय हो गया है। मैं चलता हूँ, नहीं तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। बाहर बहुत ठंड है। रामू तेज ठंड में सेठ के यहाँ काम करने के लिए निकल जाता है। बेटा, तेरे पापा तो काम के लिए निकल गए और अब मैं भी अपने काम पर जाती हूँ, नहीं तो मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी। समय पर खाना खा लेना और घर से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत ठंड है। गीता इतना कहकर अपने काम पर चली जाती है। उसकी मालकिन स्वभाव की थोड़ी चिड़चिड़ी और कठोर थी। वह सामने ही आग के पास खड़ी थी और बाकी के नौकरों की डांट लगा रही थी। तभी गीता को देखकर मालकिन बोली, गीता, तुम काम पर इतने देर से क्यों आ रही हो? मेरे बाकी के नौकर अपना काम शुरू भी कर चुके हैं। लगता है तुम समय की कीमत नहीं जानती हो। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, ठंड के कारण आने में थोड़ी देर हो गई, पर आप चिंता न करें, मैं अपना काम तुरंत ही खत्म कर देती हूँ। बहाने बनाना खत्म करो, जाओ चुपचाप अपने काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा सारा हिसाब कर दूंगी। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। मालकिन की बातों को सुनकर गीता को बहुत दुख होता है, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। यह उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी मालकिन की बेटी वहाँ आती है। आप क्यों डांट रही हैं इस बेचारी को? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी यह काम करने आई है। यह भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा भी दया नहीं आ रही है क्या? बेटी, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं होता, नहीं तो यह लोग कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करेंगी। गीता ने कुछ भी नहीं कहा और अपने बेटे के बारे में सोचने लगी और अपने काम में लग गई। उधर रामू ठंड में कांपते हुए सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर रहा था। सेठ मजदूरों पर बहुत कड़ी निगरानी रखता था। अरे ओ रामू, काम ठीक से कर, ठंड के बहाने आराम मत कर। तुम लोग काम कम करते हो और पैसा पूरा लेते हो। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं सेठ जी, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा काम करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते रामू के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे भगवान, ये तो किस जन्म का बदला ले रहा है। इतनी ठंड में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने इस काम को छोड़ दूं तो सेठ जी मुझे काम से निकाल देंगे और फिर मैं घर कैसे चलाऊंगा। शाम हो चली थी। रामू की पत्नी गीता घर पर रामू का इंतजार कर रही थी। इधर रामू झटपट किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी सेठ ने कहा,
ओ रामू सुन, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ लेना आज तेरी नौकरी गई। जी सेठ जी, आप जैसा कहें। रामू यह कहकर फिर काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे यह सब करवा रही थी। उधर खानपुर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। उनका सहारा एक आग ही था। गांव का चौपाल जहां लोग अक्सर बैठकर बातें किया करते थे, अब वहां सुना बिरान पड़ा था। उसी दिन शाम में गांव के कुछ लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। उनमें से एक आदमी बोला, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इस ठंड के चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी हो और हर घर में अब आग जलाने की व्यवस्था करनी हो। लेकिन इस ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं। जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गाँव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। फिर वे लोग निर्णय लेते हैं। सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों में आग जलाएंगे, जिससे सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। रामू अपना काम खत्म करके सेठ जी के पास जाता है और कहता है, लीजिए सेठ जी, मैंने आपका सारा काम निपटा दिया। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरे बेटे के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे रामू, अभी तो महीना पूरा होने में कुछ दिन बाकी है और तुमको पैसा अभी चाहिए। कुछ दिन और इंतजार करो, फिर पैसा मिलेगा। सेठ जी, मेरे बेटे के पास ठंड का एक भी कपड़ा नहीं है। हम पति पत्नी तो कैसे भी ठंड झेल लेंगे, लेकिन वह तो अभी बच्चा है, वह इस ठंड को नहीं सह सकेगा। सेठ जी, इसलिए मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे उसके लिए स्वेटर खरीदना है। फिर सेठ रामू को कुछ पैसा दे देता है। उसके बाद रामू अपने बेटे के लिए एक सुंदर सा स्वेटर ले लेता है और अपने घर ले जाता है। घर जाते जाते उसे रात हो जाती है। आज आपको आने में बहुत देर हो गई। बाहर बहुत ठंड है, आओ आग सेक लो। हाँ, वो आज सेठ जी ने कुछ ज्यादा काम दे दिया था और जो पैसे मिले मैंने उसी से आर्यन के लिए एक सुंदर सा स्वेटर खरीद लिया। आर्यन कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हर दिन तो आके मेरे सीने से लग जाता था। तब गीता ने आर्यन के तबीयत के बारे में रामू को बताई। आज जब मैं काम से वापस आई तो इसे बहुत बुखार था। तब मैं डॉक्टर के पास गई। जाने पर पता चला कि वे कहीं दूर गए हैं, शाम तक आएंगे। अब जाओ ना, उन्हें बुला लाओ। आर्यन की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। गीता, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ और उन्हें लेकर आता हूँ। तब तक तुम आर्यन को आग के पास रखो और उसका ध्यान रखो। रामू यह कहकर डॉक्टर के घर की ओर निकल गया और सोचने लगा, आज काम से आने में देरी हो गई, जिसके कारण जंगल से लकड़ी भी न ला सका। रामू डॉक्टर के घर पहुंचा और सारी बातें कह सुनाई और तुरंत डॉक्टर को साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। रामू चारों ओर से चिंताओं से घिरा उस भयानक ठंड वाली रात में बिना रुके चला जा रहा था। डॉक्टर साहब को मैं अपने साथ ले आया हूँ। गीता, तुम चिंता मत करो। आर्यन की आंखें बंद क्यों हैं? डॉक्टर साहब देखिए ना, आर्यन अभी थोड़े देर से कुछ भी नहीं बोल रहा है और आंखें भी नहीं खोला है। डॉक्टर साहब, आप जल्दी मेरे बेटे को देखो ना, क्या हुआ है, क्यों नहीं बोल रहा है? आप घबराइए नहीं, मैं इसे देखता हूँ क्या हुआ है। थोड़ी देर डॉक्टर आर्यन की जांच करता है। उसके बाद डॉक्टर रामू से कहता है, रामू, मैंने तुम्हारे बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगे। उनकी रोने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी उनके पास आ गए और तब डॉक्टर ने पूरी बात गांव वालों को कह सुनाई। फिर गांव वाले ने रामू की मदद की। और रामू और गीता अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपना जीवन गुजर बसर करने लगते। दोस्तों, आपके घरों के आसपास कोई गरीब या जरूरतमंद दिखाई दे तो आप उसकी मदद जरूर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।